हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था वोल्टेज रेगुलेशन। कुछ पार्ट अभी बचा हुआ है वोल्टेज रेगुलेशन का, वो आगे के लेक्चर में मैं कवर करूंगा, है ना। बहुत बड़ा टॉपिक है। और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आइदर वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें या फिर एफिशिएंसी की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एक पेपर में आपको दिखेंगे, है ना। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वोल्टेज रेगुलेशन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। फिर मैंने बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ, अपन उस 80% के लिए नहीं पढ़ रहे। 80% तो आप लोग खुद कवर करोगे, उस 20% के लिए पढ़ रहे हैं जो 20% सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं, है ना। तो ध्यान से देखो, एक एक क्वेश्चन देखते हैं अभी यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अगर फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर हैज अ परसेंटेज रेजिस्टेंस एंड परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ 1% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। इट्स वोल्टेज रेगुलेशन एट पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग एंड 0.8 लीडिंग विल बी। वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें यहाँ पे, है ना। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन मैंने डिराइव किया था कल, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या लिखेंगे, R पर यूनिट cos फाई प्लस माइनस x पर यूनिट sin फाई। ठीक है, ये लिखा था मैंने। ये फुल लोड पे है ना। अदर लोड पे यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, है ना। वो बताऊंगा आपके लिए, क्वेश्चन मैंने रखा है उसके लिए कि यहाँ पे x क्यों आता है। ये जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है नो लोड टू फुल लोड के लिए, है ना। अदर लोड के लिए नहीं, अदर लोड के लिए यहाँ पे x लग जाएगा। क्यों लगता है, कैसे लगता है, वो देखेंगे आगे वाले में, है ना। अभी देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया है 0.8 लैगिंग पे एंड 0.8 लीडिंग पे। तो मैंने बताया था पॉजिटिव साइन फॉर लैगिंग एंड नेगेटिव साइन फॉर लीडिंग। पॉजिटिव साइन किसके लिए, लैगिंग के लिए। तो अगर मैं 0.8 लैगिंग की बात करूं, 0.8 लैगिंग, तो लिखोगे आप वोल्टेज रेगुलेशन पर यूनिट कितना दिया हुआ 1%, मतलब 0.01 इंटू 0.8 प्लस क्यों, लैगिंग के लिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइन आएगा यहाँ पे। एक्स पर यूनिट, एक्स पर यूनिट की वैल्यू कितनी 0.04, cos फाई 0.8 है तो sin फाई कितना आएगा 0.6। निकाल भी सकते हो, √1 माइनस cos फाई स्क्वायर लिखोगे, cos स्क्वायर फाई। तो ये दिमाग में रखा करो, अगर cos फाई 0.8 है तो sin फाई कितना आएगा 0.6। इसको सॉल्व करोगे बताएगा 0.032। देखो ये 8 हो गया, ये 6 से 4 मल्टीप्लाई करोगे 24, तो 24 8 कितना हो गया 32, है ना। तो 0.032 परसेंटेज में बात करें तो 3.2%। परसेंटेज में अगर बात करें तो कितना आएगा 3.2%। कौन से पावर फैक्टर पे बात करें अपन, 0.8 लैगिंग। ठीक है, लीडिंग पे अगर बात करें तो लीडिंग पे क्या हो जाएगा, ये साइन लीडिंग पे क्या लिखोगे, इसको नेगेटिव, ये हो गया 24, ये हो गया 8, माइनस करो तो कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा ये वैल्यू, तो माइनस कितना आएगा 0.016। परसेंटेज में कितना हो जाएगा -1.6%। ये कब की बात है, लीडिंग पे, लीडिंग। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन अगर पढ़े, क्या दिया हुआ है पढ़ो उसको ध्यान से। व्हेन ए शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से रिलेट किया हुआ है ना। व्हेन ए शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, 30% ऑफ द रेटेड वोल्टेज। मैंने बताया था शॉर्ट सर्किट टेस्ट अगर कंडक्ट कर रहे हो तो रेटेड करंट सर्कुलेट कराने के लिए जो वोल्टेज अप्लाई करते हो, रेटेड वोल्टेज नहीं होता, उसका कुछ परसेंटेज होता है। तो इसने वहां पे मेंशन करके रखा है कितना वोल्टेज लग रहा है इसको, 30% ऑफ रेटेड वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, 30% ऑफ द रेटेड वोल्टेज रिक्वायर्ड टू अलाउ द फुल लोड करंट, है ना। तो जरा याद करो शॉर्ट सर्किट टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, Z पर यूनिट लिखते हैं अपन VSC अपॉन V रेटेड, है ना। ये मैंने डिराइव कराया था। तो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज या कितना परसेंट अप्लाई हो रहा हो, किसकी वैल्यू होती थी Z पर यूनिट की। तो ZPU आपका गिवन है 30% मतलब 0.3, 30% मतलब ZPU कितना है 0.3, है ना। ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट वाला लेक्चर देखोगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा, ये पार्ट करवाया वहां पे लिखा है। तो शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर इज फाउंड टू बी 0.2। तो अगर मैं शॉर्ट सर्किट के समय का याद करो, ऐसा कुछ था, सर्किट बनाओ तो सर्किट कुछ ऐसा था, ये R इक्विवेलेंट, ये J, X इक्विवेलेंट कंप्लीट क्या हो गया, Z इक्विवेलेंट। तो
तो अगर यहाँ पे पावर फैक्टर लिखो तो cos phi SC है ना, या बोल सकते हो इम्पीडेंस एंगल का एंगल, क्योंकि RL लोड है, ऐसा कुछ है, ये R इक्विवेलेंट, ये X इक्विवेलेंट, ये Z इक्विवेलेंट, ठीक है। यही वाली एंगल फाइंड आउट कर एक तरह से, तो इसको क्या बोल सकते हो, थीटा इक्विवेलेंट। तो cos phi SC लिख लो या cos थीटा इक्विवेलेंट लिख लो, बात तो सेम ही हो जाएगी। तो हो जाएगा cos थीटा इक्विवेलेंट, कितनी वैल्यू हो जाएगी 0.2। यहाँ देखो जैसे RL सर्किट होता है, RL सर्किट ही दिख रहा है ना कंप्लीट, अगर यहाँ पे cos phi लिखोगे तो R/Z ही लिखोगे, है ना। तो ये R/Z जो निकालोगे एक्चुअल में निकलेगा क्या, यही वैल्यू निकलेगी ना थीटा की वैल्यू। तो cos थीटा लिख लो या cos phi SC लिख लो, cos थीटा इक्विवेलेंट निकल गया 0.2। कल मैंने वोल्टेज रेगुलेशन निकाल के बताया था, वोल्टेज रेगुलेशन का एक नया सा फॉर्मूला कौन सा था, ZPU cos थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाई, है ना, वेयर फाई इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग के लिए क्या होगा, फाई पॉजिटिव रहेगा, लीडिंग के लिए नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब यहां पे जरा ध्यान से पढ़ो, इसने पूछा था परसेंटेज रेगुलेशन एट यूनिटी पावर फैक्टर। तो यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब cos phi इक्वल टू 1 और phi इक्वल टू 0। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब cos phi 1, यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब cos phi कितना हो जाएगा 1, तो phi की वैल्यू 0। तो phi की वैल्यू 0 है, थीटा तो देखो ये phi की वैल्यू 0 तो cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा दिया हुआ था 0.2, ZPU गिवन है 0.3, तो 0.3 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा परसेंटेज में 6। बातें क्लियर है सबको। ये थोड़ा शॉर्ट सर्किट टेस्ट से रिलेटेड सवाल था, है ना, दोनों कॉन्सेप्ट रिलेट हो रहा है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और वोल्टेज रेगुलेशन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। देखो जरा समझो इसको, लास्ट वाले क्वेश्चन को। लास्ट वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, देखो द परसेंटेज रेजिस्टेंस एंड परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ अ 10 kVA 400 by 200 volt single phase transformer are 3% and 6%. The transformer is supplying a current of 50 ampere to a resistive load. The value of voltage across the load is, देखो बहुत सारे लोग इस सवाल को जब बनाते हैं तो डायरेक्ट क्या करते हैं मैं बताता हूँ। डायरेक्ट वो इस चीज़ पे ध्यान दे देते हैं कि भाई यार रेजिस्टिव लोड है तो पावर फैक्टर यूनिटी हो गया, फिर प्रोसीड कर जाते हैं RPU cos phi प्लस माइनस HPU sin phi से, ठीक है। नहीं, साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, इस करंट को चेक करना पड़ेगा कि फुल लोड करंट है या नहीं है। मतलब देखो ध्यान से समझो इसको, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। RPU cos phi प्लस माइनस XPU sin phi, ठीक है। पर यूनिट वैल्यू याद करो मैंने क्या लिखा था, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू क्या लिखोगे, R इक्विवेलेंट, बेस वैल्यू याद करो रेटेड वोल्टेज कौन सा था E2, रेटेड करंट मतलब फुल लोड करंट I2, ये फुल लोड करंट था तभी तो ये पर यूनिट होगा, इनटू cos phi सिमिलरली X इक्विवेलेंट अपॉन E2 बाई I2 बाई R हो X हो Z हो, सबका तुम्हारा रेटेड वोल्टेज अपॉन रेटेड करंट ही होगा तुम्हारा बेस V अपॉन I इंटू साइन फाई। समझो जरा, I2 को हम ऊपर लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखोगे, I2 R इक्विवेलेंट अपॉन E2 cos phi प्लस माइनस I2 X इक्विवेलेंट अपॉन E2 इंटू साइन फाई। देखोगे ये, अब ध्यान से समझो, अगर ये रेटेड करंट है, ये रेटेड वोल्टेज है, तो ये RPU लिखा जाएगा, ये रेटेड करंट है, ये रेटेड वोल्टेज है, तो XPU लिखा जाएगा, सही भी है, ठीक है। बट अगर ये अदर देन रेटेड करंट है, अदर देन रेटेड करंट कब होगा, जब जो आपका सर्किट था जिससे लोड कनेक्ट करके रखे थे आपने, यहाँ पे E2, ये था आपका R इक्विवेलेंट, ये JX इक्विवेलेंट, ये था लोड, यहाँ पास का वोल्टेज V2। तो अगर ये फुल लोड होगा तब यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो फुल लोड करंट होगा, लेकिन अगर ये हाफ लोड होगा तो करंट हाफ लोड के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, 1/4 लोड होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा।
अगर ये फुल लोड है तब तो ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आरपीयू लग गया इसे, ठीक है। लेकिन अगर ये हाफ लोड का हुआ तो हाफ लोड पे ये जो करंट है, अगर तुम हाफ लोड का लिख दो, ध्यान से समझना, ये हाफ लोड का करंट लिखोगे तो आप इसको पीयू लिख सकते हो क्या, आरपीयू, आर पर यूनिट एक्स पर यूनिट लिख सकते हो क्या, नहीं। उसके लिए बेस क्या होना चाहिए, रेटेड। तो इसको रेटेड यानी फुल लोड पे कैसे कन्वर्ट करोगे, हाफ लोड वाला क्या लिखोगे, I2 फुल लोड अपॉन 2। भाई फुल लोड करंट पे 50 एम्पियर, तो हाफ लोड पे कितना, 25 एम्पियर। हाफ लोड पे कितना होगा, 25 एम्पियर। ऐसे समझो, देखो ये 10 kV है फुल लोड कैपेसिटी, ये फुल लोड कैपेसिटी है। इस साइड लोड कनेक्ट करके रखे हो, तो अगर मैं फुल लोड करंट देखूं तो I2FL कितना लिखोगे, देखो 10 kV मतलब 10 × 10⁻³ अपॉन 200, तो ये निकलेगा कितना, 50 एम्पियर। सही है। फुल लोड जब लगाओगे तो करंट कितना फ्लो होगा, 50। जब हाफ लोड की बात होगी तो हाफ लोड पे ये जो फुल लोड कैपेसिटी है हाफ हो गया, मतलब 5 kV है। तो जब 5 kV का लोड कनेक्ट करोगे तो 5 × 10⁻³ अपॉन वोल्टेज तो उतना ही रहना है 200, कितना आ जाएगा ये 25 एम्पियर। तो हम बोल सकते हैं I2FL अपॉन 2, ये हाफ लोड का, सॉरी, कितना हो जाएगा, I2FL/2 लिख सकते हो इसको। तो सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हो, क्या लिखोगे इसको, अगर हाफ लोड बोलेंगे तो I2FL/2, अगर मैं 1/4 लोड पे बोलूँ तो I2FL फुल लोड बाई 4, तो 1/4, 1/2, 1/3 ऐसे ही कुछ डालोगे। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, इस फॉर्मूले को देखना ध्यान से। अच्छा, कल वाले में थोड़ा करेक्शन कर लेना, कल वाले मैंने क्या लिखा था, जो R इक्विवेलेंट था मैंने सेकेंडरी साइड रेफर किया था, मैंने लिख दिया था R1 + R2 डैश। कल वाला देखोगे तो ये डैश गलत पड़ गया था, डैश बस यहाँ दे देना दोनों में, X और R में। क्यों, क्योंकि इसको मैंने कहाँ रेफर किया था, सेकेंडरी साइड, तो प्राइमरी साइड वाला कंपोनेंट चेंज होगा, ठीक है। बस डैश मैंने गलत दे दिया था, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था, वहाँ पे जरूरत नहीं थी उसकी। देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम, इसको RPU रहने दो, यहाँ पे क्या लिखोगे, हाफ लोड का लिखोगे तो हाफ बार लोगे, यहाँ से भी हाफ बार आएगा। 1/4 लोड पे लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, I2FL/4, I2FL/4, तो बाहर क्या निकलेगा 1/4। तो इसको इन जनरल क्या लिखेंगे, X, फिर इसको लिख दे R पर यूनिट cos phi प्लस माइनस X पर यूनिट sin phi, where X is the fraction of loading, fraction of load। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, फ्रैक्शन ऑफ लोड। मतलब अगर मैं हाफ लोड पे बोलूँ तो वोल्टेज रेगुलेशन जो निकालोगे यहाँ पे लिखोगे X की वैल्यू 1/2, 1/4 लोड पे बोलूँ वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के लिए तो X की वैल्यू कितनी होगी, 1/4, ठीक है। अब इस सवाल को देखो, लोग जनरली क्या करते हैं, रेजिस्टिव लोड देखते हैं, बस बोलते हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर हो गया, फिर वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा कि उसने जो करंट लिखा है ये फुल लोड करंट है या नहीं है। तो अगर आप इसको चेक करोगे, जो मैंने चेक करके बता दिया पहले ही, देखो फुल लोड करंट कितना आ रहा, 50 एम्पियर, मतलब जो करंट है फुल लोड करंट है, तो X की वैल्यू कितना लिखोगे, 1। फुल लोड का मतलब 100%, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लिखने का मतलब R पर cos phi प्लस X पर sin phi। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिखा है कि 50 एम्पियर एक रेजिस्टिव लोड को दे रहा है ना, तो रेजिस्टिव लोड का मतलब यूनिटी पावर फैक्टर, रेजिस्टिव लोड का मतलब cos phi कितना हो जाएगा, 1। जब cos phi 1 होगा तो sin phi कितना हो जाएगा, 0। cos phi 1 है तो sin phi कितना हो जाएगा, 0। तो अगर वोल्टेज रेगुलेशन निकाले तो वोल्टेज रेगुलेशन लिखोगे सिर्फ RPU cos phi, है ना, sin phi तो 0 ही हो गया। अगर इसको लिखोगे भी XPU sin phi तो ये टर्म हो गया 0। RPU है तुम्हारा कितना दिया हुआ, 3%, तो 0.03 × 1, तो परसेंटेज रेगुलेशन कितना हो गया, परसेंटेज में देखे तो 3%, 3%। अब जैसे ही तुमने परसेंटेज रेगुलेशन निकाल लिया, उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द लोड वोल्टेज। देखो मैंने बताया था कि कैसे डिसाइड करोगे कि नो लोड वोल्टेज या फुल लोड वोल्टेज है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, मतलब जो रेटेड वैल्यू नो लोड वोल्टेज है। तो अगर यहाँ पे लिखोगे वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिखेंगे नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन नो लोड, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन कितना, 0.03। E2 की वैल्यू कितना लिखोगे, 200 माइनस ये लोड वोल्टेज निकालना है V2 अपॉन 200 का 3% कितना होगा, 6। तो यहाँ से V2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगा 194 वोल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी थी, है ना। लोड देखना था, लोड पावर फैक्टर निकालना था। तो लोड पावर फैक्टर कैसे निकालें कि किस लोड को सप्लाई करा, तो लोड क्या लिखा हुआ था, रेजिस्टिव लोड। फिर देखा हमने करंट को चेक किया, फुल लोड करंट है कि नहीं है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, है ना, ये आप लोग लिख सकते हो, इसको मैं कर दूं 40 एम्पियर और यहां पर लिख दूं फाइंड द वोल्टेज रेगुलेशन, बस, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, फाइंड द वोल्टेज रेगुलेशन। क्या चेंज कर दिया मैंने, 40 एम्पियर लिख दिया। अब ध्यान से देखो, फुल लोड करंट कितना है, 50 एम्पियर, मतलब जो 40 एम्पियर फुल हो रहा है तो फुल लोड नहीं है। फुल लोड है क्या, नहीं, तो किसी और लोड के करस्पॉन्डिंग का करंट है। तो अगर मैं इसका फ्रैक्शन निकालूं तो देखो क्या आएगा, अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, x की वैल्यू कितना एम्पियर फुल हो रहा है, 40, तो देखो फुल लोड का कितना परसेंटेज है, फुल लोड करंट कितना है, 50, 4/5 कितना हो गया, 80%, कितना हो गया, 80%। तो अब जो वोल्टेज रेगुलेशन लिखेंगे वो लिखेंगे x की वैल्यू कितनी है, 0.8, लिख देता हूं पहले x इंटू RPU cos फाइव प्लस XPU sin फाइव, है ना। sin फाइव की वैल्यू तो 0, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 0.8, है ना। x हटा हुआ इसलिए रहता है सब जगह से, जनरली फुल लोड पे कैलकुलेट करते हो, फुल लोड पे x की वैल्यू कितनी होगी, 1 का मतलब 100%, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा अब 0.8। अब RPU लिखोगे तो RPU की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है, 0.03 इंटू 1, पावर फैक्टर कितना, 1, यूनिटी पावर फैक्टर, ये हो जाएगा 0.024। बातें समझ में आ रही है। अगर मैं वहाँ पे 30 एम्पियर लिख दूं तो 30/50 फुल लोड का देखो कितना परसेंटेज है, तो आ जाएगा 60%, उस पर कैलकुलेट कर सकते हो। आई थिंक यहाँ तक का सारा पार्ट सबको क्लियर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और चेंज कर सकते हो, कैसे चेंज करेंगे देखो ध्यान से, एक पार्ट और बना देता हूं इस क्वेश्चन का। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन में लिखूं द ट्रांसफॉर्मर इज सप्लाइंग, फुल लोड करंट सप्लाई कर रहा, सप्लाइंग अ करंट ऑफ 50 एम्पियर टू एन इंडक्टिव लोड। अब जो लोड है देखो, प्योरली इंडक्टिव नहीं लिख रहा हूं बेटा, प्योरली इंडक्टिव नहीं लिख रहा, प्योरली इंडक्टिव लिख दूंगा तो cos फाइव 90 होगा। प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव लिख दूं तो कितना हो जाएगा, cos फाइव 90, बट cos फाइव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइव की वैल्यू कितनी होगी, 90, ठीक है, सॉरी, फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, एंगल कितना हो जाएगा, 90, है ना। तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। लेकिन यहां पे मैं लिख रहा हूं एन इंडक्टिव लोड such that load resistance is equal to load reactance, find voltage regulation। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बन गया, देख लो जरा इसको। मैंने क्या लिख दिया, 50 एम्पियर ही सप्लाई कर रहा, मतलब फुल लोड करंट ही सप्लाई कर रहा, बट अब वहां पे रेजिस्टिव लोड लिखा था तो cos फाइव 1 ले लिया था हमने। अगर प्योरली इंडक्टिव लिख देता तो cos फाइव 0 लेते, क्योंकि फाइव की वैल्यू 90 हो जाता। प्योरली कैपेसिटिव लिख देता तो cos फाइव कितना लेते, 0 लेते, क्योंकि फाइव 90 हो जाता, भले लीडिंग होता। अब इस केस में इसने लिखा है टू एन इंडक्टिव लोड, है ना। इंडक्टिव लोड का मतलब RL लोड, है ना, प्योरली नहीं लिखा हुआ है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं तुम लोग क्या, ये जो R और X जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मर का है बेटा, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, ये ट्रांसफॉर्मर का, इसकी वैल्यू के बारे में बात नहीं किया जाता जब लोड के बारे में लिख रहा है। तो लोड का मतलब ये वाली बात कर रहा है, देखो ये जो लोड लगाए हो, ये RL और ये JXL। तो क्वेश्चन में इसने लिखा है सच दैट लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोड रिएक्टेंस। तो हमें क्या चाहिए, पावर फैक्टर चाहिए ना। तो देखो कैसे निकलेगा, इसमें मेंशन किया RL इज इक्वल टू XL। अगर मैं लोड का पावर फैक्टर लिखूं, सॉरी पावर फैक्टर एंगल निकालूं, तो फाई एल क्या लिखोगे, tan इनवर्स RL के लिए क्या लिखते हो, x/r, x/r दोनों इक्वल है, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मतलब 45 डिग्री, कितना आ गया, 45 डिग्री। बस ये एंगल फाइंड आउट करना था बेटा, बाकी सारी चीजें तो इजी है, निकाल सकते हो। वोल्टेज रेगुलेशन क्या लिखोगे, RPU
एक्स की वैल्यू कितना लोगे 1, क्यों 1 लेंगे भाई, करंट तो सर 50 एम्पियर फ्लो रहा, 50 एम्पियर कौन सा करंट है, फुल लोड करंट, तो एक्स की वैल्यू 1, आर पी आर पर यूनिट कितना दिया हो 0.03 इंटू कॉस फाइव, फाइव की वैल्यू कितना आई है 45 डिग्री, ध्यान रखना फाइव ये वाला होता है लोड के क्रॉस वाला, लोड का पावर फैक्टर लिखते हैं ना, तो यहाँ देखो कॉस 45 प्लस साइन भी देखोगे तो 45 ही आएगा, फाइव की वैल्यू निकालो ना, फाइव की वैल्यू कितनी आई है 45, तो लिखोगे 0.06 इंटू साइन 45 डिग्री, तो हो जाएगा 0.03 कॉस 45 होता है 1/√2 प्लस 0.06 साइन 45 भी कितना होता है 1/√2। इसको बेटा कैलकुलेट कर लेना, मैं लिख देता हूँ अप्रॉक्स 0.0636 मतलब 6.36% कुछ आएगा, है ना। कैलकुलेशन खुद से कर लेना, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, है ना, तो उसको चेक जरूर कर लेना। तो 0.0636 आएगा पर यूनिट में। तो आई थिंक यहाँ तक वोल्टेज रेगुलेशन के जो जितने पार्ट मैंने कराए सारे क्लियर होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवरिंग करेंगे मैक्सिमम रेगुलेशन, जीरो रेगुलेशन, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन को मिनिमाइज कैसे करें, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे उसके रिगार्डिंग हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे कोर टाइप एंड सेल टाइप, जिससे AEJ के पेपर में बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोज़ को लाइक करते चलें, ठीक है। थैंक यू।